हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं सिविक्स। तो बेटा पहले जो हमने चैप्टर्स किए हैं उनमें से हमने 3 बुक के चैप्टर कर लिए। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया। एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट कंप्लीट है अपना। सो अभी हम 4th जो बुक है हमारी सिविक्स उसका इंट्रो कर रहे हैं, आज उसके बारे में करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, ठीक है। तो बेटा सिंपली सिविक्स की बुक आपने 9th में भी की है, एंड इन दैट बुक यू हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके बेनिफिट्स, आर्ग्यूमेंट्स, मेरिट, डीमेरिट सब हमने किया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किया हमने, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह किए। तो बेटा अभी क्या है, थोड़ा सा जो मैटर है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, थिंकिंग वाला मैटर हो जाएगा, ठीक है। बट टफ कुछ नहीं है, वही बातें हैं सारी, वही डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बातें रहेंगी, ओके। तो हम थोड़ा सा उसको ध्यान से करेंगे। तो बेटा बुक खोल लो सिविक्स की, पेज नंबर 1 एंड चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बेटा है क्या कि चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री हमने किया था 9th में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दैट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट सम फिलोसोफर्स। अब उसमें आपको याद होगा हमने मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा था। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला कि भाई जो पावर है वो राजा के एक राजा के पास नहीं रहनी चाहिए, और वो किस में डिवाइड होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए ऑर्गन्स में, ठीक है। एंड जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनकी विशेस को भी कैटर करना चाहिए। ये सारी बातें अब जो हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, यानी कि अब देखो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें एक ही जगह पे एक तरह के रिलीजन के लोग रहते हों। सब जगह अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में एक रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हों तो अदर रिलीजन के लोग कम रहते हों, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वे अलग अलग रेस के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, ठीक है। अब सबका डिमांड, सबका कल्चर, सबकी विशेज एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है, अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, हमें उनकी जो वो विशेज हैं उनको ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग रूल मेकिंग होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप रूल जैसे बना रहे हो जो एक कम्युनिटी के फेवर में है बट बाकी कम्युनिटीज़ के फेवर में नहीं है तो वो चिढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपने को सबका ख्याल रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक आपने पढ़ा था लास्ट ईयर कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसको पावर में आने का मौका मिलता है। अब ऑब्वियसली मान लो एक एरिया है, वहाँ पे 70% लोग एक रिलीजन के हैं, 30% लोग एक रिलीजन के हैं। तो जब वोटिंग होएगी तो ये वाले लोग अपने रिलीजन के, अपने कास्ट वाले बंदे को प्रेफर करते हैं वोट देना, तो इस तरह इजीली ये क्या करेंगे, अपने कल्चर वाले बंदे को सपोर्ट करके जिता लेंगे। तो बाकी जो 30% हो सकता है फिर ये इनकी डिमांड को कैटर ही ना करें, ध्यान ही ना रखें, ठीक है, और इनके अगेंस्ट भी पॉलिसी लेना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जो बाकी लोग हैं ये चिढ़ जाएंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, कंट्री के अंदर क्या होगा, एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा कि हम लोग ऐसा रूल लें, ऐसा सिस्टम लेके चलें कि सब लोग उसमें हैप्पी रहें, सब लोग एग्रीमेंट से रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट 2 कंट्रीज, श्रीलंका एंड बेल्जियम। अब श्रीलंका तो अपना नेबर कंट्री है, बेल्जियम यूरोप में एक कंट्री है। दोनों का सिचुएशन, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर सेम सा था, बट दोनों ने अलग अलग तरीके अपनाए, उसके अलग अलग रिजल्ट मिले। अब हमें वो दोनों रिजल्ट पढ़ने हैं, फिर देखना है कि किसका रिजल्ट बेटर था, यानी कौन सा फॉर्म सही था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इसमें बोलता है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड इन लास्ट ईयर। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डजंट रेस्ट विद वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। भाई हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो सारी पावर है वो एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे नहीं होनी चाहिए,
An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. एक डेमोक्रेसी के लिए बेटर सिचुएशन क्या है कि वहां पे पावर, अब एक तो सिंपली क्या है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम क्या था, किंग के पास पावर थी, बट बाद में क्या हुआ, किंग से पावर निकल के किंग को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी ले आए। क्या हुआ वहां पे, एक जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आज इंडिया में ये वाला मेथड यूज होते हैं, तो ये क्या होगा, इसकी पावर अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो आप देखो पेज नंबर 1 पे आ जाओ अब आगे, इसमें तो बस यही बातें लिखी हुई हैं। सो पेज नंबर 2, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा, मजा आएगा। ठीक है, और यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो जो मैं आपको बताता चलूँ वो आपने बड़े ध्यान से करना है, डायरेक्ट उसी से ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में छोटा सा कंट्री है। यहाँ पे ये फ्रांस है और यहाँ पर ये जर्मनी है, तो यहाँ पर आता है नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है ये, और एरिया जो इसका बहुत कम है। ठीक है, हरियाणा से भी कम एरिया है इसका। ओके, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, और हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी भी नहीं है। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.53 करोड़ की पॉपुलेशन थी 2011 में, तो आधी भी नहीं है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब एथनिसिटी क्या होता है कि जब लोग किसी एक स्पेशल या एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हों। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग रिलीजन के हों, अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो एथनिसिटी होती है वो सेम होती है। जैसे एग्जांपल लो, मान लो पंजाबी लोग हैं, अब पंजाबी लोग इंडिया में भी हैं पंजाब में, और पाकिस्तान में भी हैं पंजाब में। ठीक है, हाँ वो मुस्लिम है, यहाँ वाले सिख हैं, पर दोनों का आप बोली देखो, दोनों पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, उनके ड्रेसिंग सेंस देख लो, लगभग सेम ही है। ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखो, वो भी सेम है। रीजन क्या है, क्योंकि पहले वो एक ही कन्फाइंड एरिया में रहते थे, अब अलग अलग कंट्री में हो गए, अलग अलग रिलीजन के हैं, बट उनकी एथनिसिटी सेम है। ठीक है, इसी तरह कास्ट होती हैं, भाई ये अलग कास्ट के हैं या बोलियां हैं। ठीक है, अब मान लो एक सिख आदमी है, पंजाब में रहता है पंजाबी बोलता है, हरियाणा में रहता है तो हरियाणवी बोल रहा है, अगर वो महाराष्ट्र में है तो मराठी बोल रहा है, बट उसकी वही पगड़ी बांधता है, वही सारा कुछ उसका सेम है। ठीक है, तो ये एथनिसिटी, नीचे आपको ग्लोसरी में इसका डेफिनेशन दिया है, नीचे कोने में देखो, एथनिक अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarity of physical type or culture or both। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक सिमिलर डिसेंट, यानी कि एक जैसे इनके जो मान लो कि पूर्वज जो रहे होंगे कभी, वो एक ही रहे होंगे, तो उन्हीं से ही आगे आगे वो सिस्टम चलाता है। अब बेल्जियम में यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन। अब यहां पे क्या है, मेनली 3 बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। एक तो है डच, एक है फ्रेंच और एक है जर्मन। ठीक है, बेल्जियम कंट्री में मोर देन हाफ 59% लोग तो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, वो डच है। 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, वो फ्रेंच है। 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। अब जो डच हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में,
ये क्या है, बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन यानी फ्लेमिश एरिया में रहते हैं, और फ्रेंच जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ओके, तो ये इनका क्या है, नीचे आप देखो मैप बना हुआ है, ठीक है। तो जो येलो शेड है वो फ्लेमिश रीजन है, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है, सॉरी डच स्पीकिंग है। और जो एक अपने को यहाँ पे कलर दिया हुआ है नीचे, डार्क रेड कलर आपको दिया है, तो रेड कलर जो है वो वेलोनिया है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, ठीक है, ये वाला। और आप देखो रेड कलर में इस साइड में छोटा सा एरिया है जिसमें लाइनें लगी हुई हैं, ये एरिया जर्मन स्पीकिंग एरिया है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो आपने क्या करना है, आपने ये डिटेल लिखनी है वहां पे, ठीक है। अब ये तो बात है पूरी कंट्री की, ये क्या है, पूरी कंट्री का, ठीक है। बट जो कैपिटल है, ठीक है, अब कैपिटल है वहां के ब्रुसेल्स, कैपिटल का क्या नाम है, ब्रुसेल्स। और मैप में आपको कैपिटल जो है वो हल्का सा एक स्किन से कलर में आपको दिखाया है, येलो रीजन के अंदर ही। कैपिटल जो है ब्रुसेल्स, वहां पे स्टोरी उल्टी है, कंट्री में डच ज्यादा हैं, बट ब्रुसेल्स में कैपिटल में डच कम है, वहां पे 20% ही डच हैं। पूरी कंट्री में फ्रेंच का परसेंटेज कम है, बट ब्रुसेल्स में जो यानी कि उस सिर्फ सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें 80% क्या हैं, फ्रेंच हैं, ठीक है। यानी कि कैपिटल में आके कहानी जो है वो उल्टी हो जाती है। तो आ जाओ बुक पे वापस। Of the country's total population, 59% live in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% people speak Dutch. तो ये पूरा एथनिक कंपोजिशन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच ज्यादा है, डच कम है, ऑल ओवर कंट्री में डच ज्यादा है, फ्रेंच कम है, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि जो पावर शेयरिंग थी, अब ब्रुसेल्स में तो अगर इलेक्शन होगा तो फ्रेंच सरकार बनाते थे, वैसे डच ज्यादा थे, तो आपस में एक क्या था, एक कंट्रोवर्सी थी उनकी आपस में। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. और जो डच लोग थे वो कंपैरेटिवली कम रिच थे, उनके पास कम पैसा था फ्रेंच के मुकाबले, फ्रेंच के पास ज़्यादा पैसा था, पावरफुल ज़्यादा थे फ्रेंच। This was resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later, ठीक है। अब ये बात डच लोगों को अच्छी नहीं लगी, भाई हम जो है पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं पर पावर जो है वो किनके पास ज़्यादा है, वो फ्रेंच के पास ज़्यादा है। पर उनको ये बात कब समझ में आई, जब उनको एजुकेशन मिली, जो कि उनको लेट मिली, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला, यानी डचेस के पास पैसा जो है वो लेट आया, जो एजुकेशन है वो भी लेट मिली, तब उनको ये दिखने लग गया। This led to tension between Dutch speaking and French speaking communities. तो इस वजह से फ्रेंच और डचेस के बीच में आपस में क्या हो गया, एक कंट्रोवर्सी हो गया, उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गया, लड़ाई झगड़े वाले काम हो गए। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, 1950-60 का जो दौर था, इसमें उनके बीच में जो आपस में लड़ाई दंगे थे वो बढ़ गए। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में कुछ ज़्यादा था। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in country but a minority in capital. अब डच स्पीकिंग पीपल कंट्री में तो मेजोरिटी में थे, बट कैपिटल में वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे। अब आपको पता है जो कैपिटल सिटी में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वही कंट्री में भी पावरफुल हो जाते हैं फिर, ठीक है। अब जो मेन उनकी कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी थी वो ब्रुसेल्स कैपिटल में ज़्यादा कौन थे, फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच की ज़्यादा चलती थी। लेट अस कंपेयर टू दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब हमारे पास एक और कंट्री है, श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन
जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के बिल्कुल पास में है। इट हैज़ 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो हरियाणा से कम ही, हरियाणा में ज़्यादा है। ओके, लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पे भी पॉपुलेशन डाइवर्स है, यहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिंगला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर। अब यहाँ की कहानी कुछ अलग है। तो ये तो हो गया बेटा बेल्जियम का। अब हम करते हैं श्रीलंका के बारे में। अब आप देखो कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका में क्या थे, 74% पीपल सिंगला स्पीकर्स, ठीक है। वहां की लैंग्वेज है सिंगलीज, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सिंगली। आज से मतलब एंशियंट पीरियड में श्रीलंका का जो एंशियंट नेम है वो सिंहला था, ये वाला नाम। तो वहाँ की एक लैंग्वेज है उसको सिंहली बोलते हैं। वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको भी सिंहली बोलते हैं, ठीक है। और बाकी 18% जो है वो तमिल हैं, ठीक है। 18% क्या है, तमिल हैं। So 74% Singla speaker and Tamil speaker 18%. Among Tamil there were 2 subgroup, Tamil native of country called Sri Lankan Tamil. अब इनमें ये जो तमिल है इनमें भी 2 कैटेगरी थी। एक तो थे श्रीलंकन तमिल, यानी कि वो तमिलियन या तमिल बोलने वाले जो श्रीलंका के ओरिजिनल थे, जो कि थे 13%। और एक थे इंडियन तमिल, ठीक है, यानी कि जो इंडिया से कभी ब्रिटिश पीरियड में वहां पे गए थे, ब्रिटिशर्स लेके गए थे उनको काम कराने में, वो थे 5%। ओके, द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये टोटल आप मानो कि भाई 13% हो गए श्रीलंकन, बाकी जो हो गए वो इंडियन थे। So the rest whose forefather came from India as a plantation worker during colonial period are called Indian Tamil. उनको Indian Tamil बोलते थे। As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and east of the country. अब आप देखो जो श्रीलंका का मैप यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर तो है तमिल का, ठीक है। और येलो जो शेड है, येलो शेड है सिंगलीज की, ठीक है। बीच में थोड़ा थोड़ा सा एक पर्पल शेड दिख रहा है, ये पॉपुलेशन दिखाती है मुस्लिम्स की, ठीक है। अब जो रेड शेड है वो है श्रीलंकन तमिल, और जो डार्क है, ठीक है, डार्क रेड से शेड है वो इंडियन तमिल्स का है, जो इंडिया से गए थे, ठीक है। So as you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north. तो आप देखो रेड कलर जो है वो आपको नॉर्दर्न श्रीलंका में दिखेगा और ईस्ट पार्ट में दिखेगा। मोस्ट ऑफ सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब ये जो सिंगलीज हैं इनका रिलीजन जो है वो तो है बुद्धिस्ट, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तमिल जो है ये हिंदू एंड मुस्लिम है। While most of the Tamil are Hindus or Muslim, there are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhalese. और चाहे कुछ जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 7% जो है वो क्रिश्चियन भी हैं, उसमें सिंगलीज भी हैं और हिंदू भी हैं, वो सॉरी तमिल भी हैं और सिंगलीज भी हैं। So just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. अब ऐसी सिचुएशन में आप सोचो क्या हो सकता है। जैसे बेल्जियम में तो क्या है, जो डच कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो फ्रेंच है उसके ऊपर दबाव डाल के अपनी जो विशेज हैं, विल हैं, उसको थोप सकते हैं, उनको मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। बट इससे क्या होगा, कम्युनिटीज के बीच में आपस में
कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपस में कहीं ना कहीं दरार पड़ जाएगी। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और इससे एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि पार्टीशन ही हो जाए, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ था। In Sri Lanka, the Singla community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. और इधर से श्रीलंका में सिंगलीज की मेजोरिटी है, तो ये भी अगर चाहें तो अपने जो एक मेजोरिटी है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और लोगों को अपने विशेष मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ मेन बात पे। ठीक है, नेक्स्ट, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म, ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? मेजोरिटी से। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब क्या है? जो लोग पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। सो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में क्या हुआ? श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, यहाँ ये भी किसके कब्जे में था? ब्रिटेन के कब्जे में ही था। The leaders of Singla community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. तो जो सिंगलीज लीडर थे उन्होंने क्या लगा, भाई हम मेजोरिटी में तो गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो हमारे कब्जे की ही होनी चाहिए, हमारा ही मेन पावर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या माना, भाई ओरिजिनल श्रीलंकन तो हम हैं सिंगलीज, जो तमिल है ये तो इंडियंस हैं। ठीक है, as a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Singla supremacy. तो इसीलिए जो वो डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट बनी थी उसने बाकायदा क्या किया, कुछ मेजोरिटेरियन तरीके जो है वो लगा दिए अपने आप को, यानी अपनी सुपरमेसी बनाने के लिए। In 1956 an act was passed to recognize Singla as the only official language. उन्होंने क्या किया, सिंगला को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, Thus disregarding तमिल, तो इससे क्या हुआ, जो तमिल थी उसका डिसरिगार्ड हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू जो थी डिक्लाइन कर दी। The government followed preferential policies that favored Singla applicant for university position एंड गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या किया कि जो सिंगलीज थे, सिंगला स्पीकर थे, उनका प्रेफरेंस कर दिया। उन्होंने क्या किया, भाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे जितनी एप्लीकेशन आएंगी टोटल उसमें परसेंटेज हो जाएगा, भाई इतने परसेंट सिंगलीज का, इतने परसेंट तमिल का, क्योंकि तमिल जो थे वो सिंगलीज के कंपैरिजन में इंटेलिजेंट ज़्यादा थे और जॉब में एंड यूनिवर्सिटी में जब टेस्ट होता था तो वो कंपैरेटिवली अपनी परसेंटेज से ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते थे। मान लो जैसे तमिल थे तो 18%, बट सिलेक्शन ज़्यादा का हो जाता था, तो इससे सिंगलीज को लगता था भाई इनकी वजह से हमारी जॉब एंड यूनिवर्सिटी की सीट्स जो हैं वो खाए जाए, ये इससे हमारी सीट खा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी प्रेफरेंस कर दी सिंगलीज की। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बुद्धिज़्म को भी फोस्टर करने का, यानी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन जो थे वो कर दिए। ठीक है, All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamil. अभी इसी तरह के जो मेजर आ रहे थे, जैसे बुद्धिज़्म को उन्होंने स्टेट रिलीजन बना दिया, उसके लिए काम 1956 में सिंगलीज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एंड सिंगलीज को प्रेफरेंस दे दिया एजुकेशन में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी, तो इससे जो तमिल थे उनको लगा भाई हमारा जो वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है। और श्रीलंकन तमिल का तो चिढ़ना वैसे भी जायज़ था क्योंकि वो तो थे ही श्रीलंका के। So they felt that none of major political party led by Buddhist Singla leaders were sensitive to their language and culture. तो उन्होंने पाया कि भाई जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें तो ज़्यादा मेंबर जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, सिंगलीज हैं, तो वो तो हमारी लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे वो हमारी लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में, तो तमिल के बारे में। They felt that the constitution and government policies denied them equal political right. और उन्होंने ये भी माना कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, नए अमेंडमेंट्स किए हैं, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स को भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा है। Discriminated against them in getting job and other opportunity and ignored their interest. और उनकी
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनका गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इक्वल नहीं रही, और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी क्या हो रहे हैं, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंगलिश एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिंगलिश और तमिल के जो आपस में रिलेशनशिप्स थे वो खराब होने शुरू हो गए, ठीक है, दरारें पड़नी शुरू हो गई। The Sri Lankan Tamil launched party and struggle for recognition of Tamil as an official language। तो अब तमिल्स ने भी काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई अपने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, अपने वैल्यू को और मेंटेन करने के लिए। एंड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और एजुकेशन जॉब में अपने लिए इक्वल राइट मेंटेन करने के लिए उन्होंने भी लड़ाई शुरू कर दी। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वर रिपीटेडली डिनाइड। अब वो क्या कह रहे थे भाई, जिस एरिया में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो जो स्टेट हैं वो हमारे तमिलों के लिए रिजर्व होने चाहिए। पर जो सिंगलिश गवर्नमेंट थी उसने उस बात को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बने जिन्होंने क्या किया, अपने लिए एक तमिल ईलम यानी अलग स्टेट की जो डिमांड है वो शुरू कर दी। ईलम का मतलब होता है स्टेट, तमिल भाषा का शब्द है ये, ठीक है, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। The distrust between the two community turned into widespread conflict। अब जो दोनों के बीच में वो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो बढ़ता चला गया, ठीक है। सिंगलिश जो थे वो भी अड़े हुए थे, नहीं ऐसे ही होगा। इधर से तमिल अपने राइट्स के लिए डिमांड जो है वो और तेज करनी शुरू कर दी, तो उन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चला गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और फाइनली वो एक सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर होता है गृह युद्ध, जब कंट्री के अंदर ही जो लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में ही लड़ने लगे। तो श्रीलंका में क्या हुआ, तमिलियंस एंड सिंगलिश के बीच में सिविल वॉर छिड़ गया। इवन वो जो लड़ाई लड़ी गई वो सिंपली ऐसे कोई छोटा मोटा दंगा नहीं था, बड़े लेवल पे लड़ाई हुई। और जो ऑर्गेनाइजेशन थी तमिल्स की, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन थी लिट्टे, उसको कहते थे LTTE, ठीक है। तो ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, प्रभाकरन एक पर्सन था इनका जो हेड था। इन्होंने बाकायदा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स बना ली थी। एयर बॉम्बिंग करते थे तमिल वाले, उधर से सिंगलिश एयर बॉम्बिंग कर रहे थे, यानी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट थी, आर्मी थी, दूसरी तरफ तमिलियंस थे, ठीक है। और ऐसे जैसे दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है, इस तरह से लड़ाई हुई। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugee, and many more lost their livelihood। तो रिजल्ट क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी के लाखों हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उनके जो रोजगार थे वो तबाह हो गए, उनको देश छोड़ना पड़ा। जैसे बहुत सारे जो तमिल्स थे उनको श्रीलंका छोड़ के इंडिया में आना पड़ा था, वो आज भी इंडिया में ही रहते हैं। So you have read chapter 1 of economics, class 10th, about Sri Lankan excellent record of economics development, health and education, but the civil war caused a terrible setback to social, cultural and economic life of the country। अब डेवलपमेंट के टाइम में जो टेबल आपने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें आपने देखा था श्रीलंका की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी थी, बट सिविल वॉर की वजह से उनको काफ़ी सेटबैक लगा, यानी कि वो लड़ाइयों में उनका सारा चौपट हो गया, एजुकेशन भी, हेल्थ सिस्टम भी। उन्होंने अगेन मेंटेन भी किया है, बट अगर वो सिविल वॉर ना करते, वो आपस में एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते जिससे कि वो दंगे या वो सिविल वॉर ना होता, तो आज श्रीलंका की हालत और ज़्यादा बेटर होती, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आज हम कर रहे हैं, बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं। एक तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है, और एक करना आपको व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, और एक चौथा आपको करना है व्हाट इज सिविल वॉर। क्लियर, 4 क्वेश्चन है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म एंड व्हाट इज सिविल वॉर। ये 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।